नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुपराज। डॉक्टर अनुपराज जी के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो सर फाइनेंशियल डेरिवेटिव में पीएचडी हैं। सर को एकेडमिक और ट्रेडिंग का काफी एक्सपोजर है और बताना चाहूंगा दोस्तों काफी एक्सपीरियंस्ड है। काफी क्वालिफाइड ट्रेडर्स को सर ट्रेन कर चुके हैं और आपको बताना चाहूंगा काफी टाइम से सर मार्केट में हैं। सर को 15 से 16 साल मार्केट में हो गए हैं और सर खुद एक ट्रेडर हैं और बड़े फंड को मैनेज कर रहे हैं। वैसे सर के साथ हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मगर आज काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद सर आज हमारे साथ आए हैं और हमारे एक छोटे से चैनल पे आज हमारे साथ हैं। और आज की वीडियो में सर आपको बताएंगे मार्केट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में, बताएंगे एकेडमिक के बारे में कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में कौन सी गलतियां करते हैं और किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में आप सुधार कर सकते हैं। और जो भी सर बताएंगे वो बताएंगे आपको प्रैक्टिकल, यानी कि कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल नहीं रहेगी, सब होगी प्रैक्टिकल। तो काफ़ी चीज़ दोस्तों आपको सीखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर अनुपराज जी का कि वो हमारे चैनल पे आए। तो हम सर से कुछ छोटे से सवाल करेंगे जिसका सर जवाब देंगे। तो वो जो सवाल होंगे दोस्तों वो आपसे ही रिलेटेड होंगे, आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड होंगे और फाइनेंशियल डेरिवेटिव के हम कुछ बारीकियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सर से ही जानते हैं थोड़ा सर के बारे में, सर के एक्सपीरियंस के बारे में। तो सर आप थोड़ा सा कुछ हमें शेयर करिए अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया और ये हमारा गुड लक है कि हम आपके साथ आज बैठे हुए हैं। ऐसे तो मैं जनरली ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता हूँ अपने आप को ड्यू टू सर्टन रीज़न्स, बट चूँकि आप बहुत दिन से इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे थे तो आपके इस सिंसियरिटी को देख करके हमें लगा कि नहीं, आज जा करके आपसे बातचीत करना चाहिए। और आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। और मैं बेसिकली हमारा करियर स्टार्ट हुआ था 1999 में। 1999 में मैंने एमकॉम की परीक्षा पास की थी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स पटना यूनिवर्सिटी से। टू वेरी ऑनेस्ट उस समय तक हमें कुछ भी नहीं पता था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज़्यादा, बट सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा अपने गाइड को, एकेडमिक गाइड डॉक्टर असीम लाल चक्रवर्ती। जब हम लोग एमकॉम की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय हमें एक बहुत ही उम्दा शिक्षक मिले जिनका नाम है डॉक्टर असीम लाल चक्रवर्ती। मैं डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स पटना यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ और पहली बार उन्होंने हमें इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से एक्सपोज कराया। उस इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में पहली बार हम लोग निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किए, क्योंकि वहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था। इनफैक्ट कि हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स वगैरह भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं अवेयर थे। लेकिन पता नहीं ये भगवान की मर्जी थी कि हमें डॉक्टर असीम लाल चक्रवर्ती जैसे एक प्रोफेसर हमें उसी डिपार्टमेंट में मिले और उन्होंने हम सबको, सारे जितने स्टूडेंट थे सबको हमेशा इतने मोटिवेट किए कि हम सब उसी समय से अपना ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने का तरीका उन्होंने बताया कि कैसे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने कोटेशन पेज में क्या क्या है, कोटेशन कैसे देखते हैं स्टॉक्स का, ये सारा चीज़ उन्होंने अवेयर कराया। उस समय तो हमें ये भी नहीं पता था कि इंडेक्स के कैसे बनता है, इंडेक्स के पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, सेंसेक्स के कैसे कैलकुलेट हुआ, निफ्टी कैसे कैलकुलेट हुआ। बट ग्रेजुअली ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते गया। जब एमकॉम पास आउट हो गए हम 1999 में, उसके बाद अब क्वेश्चन आया कि भाई अब क्या करें। तो जब सेम डॉक्टर असीम लाल चक्रवर्ती सर से बातचीत होते रही, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम पीएचडी कर लो। तो पीएचडी करने में अब किस चीज़ पे पीएचडी करें। तो उसी समय मेरे को बिल्कुल फाइनेंशियल डेरिवेटिव का मेरे को एफ भी नहीं पता था। हमें गाइड ने ही सजेस्ट किया कि देखो स्टॉक मार्केट में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव टॉपिक्स अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में, ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का और ये बिल्कुल ही लेटेस्ट टॉपिक है जिस पे अभी पीएचडी है ही नहीं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टॉपिक हुआ करता था उस समय। तो पता नहीं, शायद ये भगवान का ही देन था कि हमें ऐसे गाइड मिले। मैं अपने जीवन में भगवान को देखा तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान के रूप में उस गाइड को मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ जो हमें उस पीएचडी के लिए हमें प्रेरित किए और उन्होंने हमें इस टॉपिक से रूबरू कराया। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई और 2002 में
हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एंट्रेंस क्रैक किया। फॉर्चुनेटली पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस में मैं टॉप कर गया। तो अब टॉपिक क्या चुने, तो हमें उन्होंने, हमारे गाइड ने ही हमें सजेस्ट किया कि आप मैकेनिज्म ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग विज़ डेरिवेटिव टॉपिक पे आप पीएचडी कर सकते हो। फिर अब स्टार्ट कहाँ से करें, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न था। और हमारे गाइड थे बहुत स्ट्रिक्ट, मोटिवेट तो बहुत करते थे लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उस समय एक आपके दिल्ली में एक ब्रोकिंग हाउस हुआ करती है, अभी भी है, BLB लिमिटेड। उसके जो प्रमोटर हुआ करते थे चेयरमैन बाबूलाल बागरी। तो पहली पुस्तक इंडियन फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट पे निकली थी बाबूलाल बागरी की, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर। हमारे गाइड ने किसी तरीके से उस बुक को मंगवाया, उसके बाद हमें वो बुक दिए, मैंने उस बुक को पढ़ा तो कुछ कुछ समझ में आने लगा। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया। उसके बाद हम जब धीरे आगे बढ़ते गए सिलसिला, उसके बाद हमारे गाइड बोले कि भाई अब देखो पटना में तो तुमको डेटा वेटा कुछ मिलेगा नहीं, इट्स बेटर कि यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू गो टू बॉम्बे और यू जस्ट गो टू दिल्ली, अदरवाइज़ कुछ पटना में तो है नहीं। मैं पटना में बहुत सारे लोगों के पास गया बट कहीं कुछ नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता था फाइनेंशियल डेरिवेटिव के बारे में। फिर बॉम्बे इसलिए कारण नहीं जा सके क्योंकि बॉम्बे में कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो हमें लगा चलो दिल्ली आ जाते हैं। 2004 में मैं दिल्ली आ गया, 1 अप्रैल 2004 को मैं दिल्ली आ गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2004 को मैं जैसे ही दिल्ली आया, अब यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे भी देखिए हमारा किस्मत और हमारे गाइड के शायद आशीर्वाद था और बहुत लोगों की दुआ कि हमारी लैंडिंग सीधे उनके पास हुई जिनके रिकमेंडेशन पे डेरिवेटिव्स इंडिया में लॉन्च किया गया था, डॉक्टर LC गुप्ता। तो हमारी सबसे पहले दिल्ली में जो मुलाकात हुई डॉक्टर LC गुप्ता के पास, और बड़ा आपका आश्चर्य होगा कि मैं डॉक्टर LC गुप्ता के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ और मेरे को यही नहीं पता है कि डॉक्टर LC गुप्ता के रिकमेंडेशन पे डेरिवेटिव इंडिया में आया है। उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपने किसके रिकमेंडेशन पे आया है आपको डेरिवेटिव, आपको पता है इंडिया में। मैंने बोला कि सर डॉक्टर LC गुप्ता। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कभी देखा है डॉक्टर LC गुप्ता। मैंने बोला सर नहीं। बोले कि अच्छा। बाद में जब हमें पता लगा कि अरे ये तो यही डॉक्टर LC गुप्ता हैं, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या थी। खैर मैं डॉक्टर LC गुप्ता सर का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने साथ हमें एज ए रिसर्च एसोसिएट 3 महीने काम करने का हमें मौका दिया। उसके बाद जैसे ही 3 महीने वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। और जब हम अपने गाइड को बोले कि सर मैं डॉक्टर LC गुप्ता के साथ एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा हूँ, तो वो तो इतने खुश थे कि आप सोचिए मत। और फिर हमारे गाइड ने बताया कि बेटा तुम बहुत बिल्कुल सही जगह पहुँच गए हो और बस अब मेहनत करो। उसके बाद 3 महीने होने के बाद धीरे धीरे डॉक्टर LC गुप्ता ने ही हमें सजेशन दिया कि देखो अब एक्चुअली नाउ दिस इज़ हाई टाइम टू गेट इनटू द रियल बैटल फील्ड। एक्चुअल युद्ध के मैदान में अब जाने का सही समय आ गया है। तो अब तुमको किसी ब्रोकर के पास जाना चाहिए और एक्चुअल लाइव डेटा आपको ब्रोकिंग हाउस में मिलेंगे, लाइव ट्रेडिंग का एक्सपोजर आपको ब्रोकिंग हाउस में मिलेगा। तो मेरा पहला जॉब जो था हमें मनसुख सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड में क्योंकि मैं PhD कर रहा था, तो उन्होंने एक वैकेंसी निकाली थी कैपिटल मार्केट एनालिस्ट की। तो मैं गया और वहाँ पे पहला इंटरव्यू हमारा हुआ जो हुआ झामत चंद उत्तम मनसुखानी के द्वारा। झामत उत्तम चंद मनसुखानी उनका पूरा नाम है और मैं बड़ा उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया उस समय और उन्होंने हमें ये मौका दिया। उसके बाद इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे 2 मेंटर हुए। एकेडमिक मेंटर हमारे डॉक्टर सिमलाल चक्रवर्ती और इंडस्ट्री के जो हमारे मेंटर हैं, जो बड़े ही इस इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट मैं मानता हूं उनको, मैं क्या पूरे इंडस्ट्री मानती हूं उनको स्टॉलवर्ट, झामत उत्तम चंद मनसुखानी और उनके बेटे वीरेंद्र मनसुखानी। तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अपने सानिध्य में रख करके इतना कुछ सिखाया कि मैं जितना भी उनकी तारीफ़ करूं, जितने भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। सर जैसे कि मैं पता चला है कि आप एसोसिएटेड हैं काफ़ी मैनेजमेंट कॉलेजेस के साथ, तो वहाँ पे बेसिकली आपका क्या रोल है? एक्चुअली चूँकि मैं PhD कर रहा था, तो एक एज ए पार्ट ऑफ PhD प्रोग्राम आप समझ लीजिए एकेडमिक एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी था। और शुरू से चूँकि हमारे लाइफ में टीचर लोगों का बड़ा महत्व रहा है, तो हमें पढ़ाने का भी बड़ा शौक़ था। तो हमें
चूँकि मैं जब जैसे जैसे, क्योंकि पटना में जब तक थे तब तक तो बहुत सारी पुस्तकें वगैरह मिली नहीं पढ़ने को। जब दिल्ली आए, यहाँ पे हमें वीरेंद्र मन सुखानी जैसे मेंटर मिले, उन्होंने हमें बहुत सारी पुस्तकें दी पढ़ने को। तो हमारा जो था इनक्विजिटिवनेस और बढ़ते गया कि और थोड़ा पढ़ें। तो बहुत सारे हमारे यहाँ बच्चे जो आते थे जॉब के लिए, तो बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस के ही होते थे दिल्ली एनसीआर में। तो जब चूँकि मैं पीएचडी ऑलमोस्ट भगवान के दया से, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूँकि हमारे पास था, तो कुछ भी इंटरव्यू वगैरह होता था तो वीरेंद्र सर हमें अपने साथ बिठाते थे। तो जब मैं वहाँ के मैनेजमेंट एमबीए पास आउट बच्चों से के साथ बैठता था, कुछ क्वेश्चनेयर करते थे, तो हमें लगता था ये तो बड़े बेसिक लेवल पे भी इनको पता नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। तो वहाँ पे हमें ये महसूस हुआ कि देयर इज़ अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन प्रैक्टिस एंड एकेडमिक्स। तो और ये बच्चे बेचारे बड़े इतने पैसे खर्च कर करके आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ही एक मैनेजमेंट कॉलेज ने हमें इनवाइट कर दिया। सबसे पहले जो मैनेजमेंट कॉलेज हमें इनविटेशन भेजे थे विजिटिंग फैकल्टी के लिए, ग्रेटर नोएडा का एक कॉलेज है, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं सबसे पहले उस कॉलेज में गया और मैं पढ़ाया। तो उन लोगों को, बच्चों को पता नहीं मैं क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, स्टूडेंट्स लाइक्ड इट वेरी मच। फिर इस तरीके से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे बहुत सारे, मैं खुद भी बहुत सारे एज ए विजिटिंग फैकल्टी के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया। उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आईएलएम है बहुत फेमस है, अमिटी वगैरह सब जितने कॉलेजेस हैं, ये सब मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी में अप्लाई करते गया। और जैसे जैसे मैं जाता गया सारे लोग बड़े ओपन हार्ट के साथ वेलकम किए। बच्चों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा था कि मैं भी थोड़ा इनकरेज होते गया और पढ़ाने में हमें बहुत मज़ा लगा। और सबसे मज़े की बात कि मैनेजमेंट कॉलेज में मैं बच्चों को सीधा उनके पढ़ाई को प्लेसमेंट से कनेक्ट करने लगा कि भाई तुम देखो ये पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि इसका यूज़ कहाँ है, क्या तुमको ये पढ़ करके नौकरी मिल सकती है? अगर नहीं मिल सकती है तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जिस पढ़ाई को तुम मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, जिस पढ़ाई को करके तुमको नौकरी नहीं मिल सकती है, जिस पढ़ाई को तुम पर्सनल इनकम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हमने थोड़ा लोगों का पढ़ाने का नज़रिया बदल दिया और इस तरीके से वो लोग भी बड़े इस चीज़ को पसंद करने लगे। और मैंने तो बहुत सारे बच्चों को अपने गट्स पे लाला करके वहाँ पे बहुत सारे बच्चे को इंडस्ट्री में नौकरी लगा दिया, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से जर्नी चलते रहा। सर, जैसे कि हमने सुना है कि काफ़ी स्टेब्लिश ट्रेडर्स हैं जिनको आपने ट्रेन किया है, तो एक फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देने का और एक ट्रेंड यानी कि जो कि पहले से ही ट्रेडर है उनको ट्रेनिंग देने का, दोनों में क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा मुझे बता देंगे? उमेश जी, बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा है आपने और ये बड़ा ही टफ है। क्योंकि देखिए, फ्रेशर्स को पढ़ाना, ट्रेंड करना बहुत आसान है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं और ख़ास करके जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ट्रेडर हमें ऐसे मिले जो कि जिस समय हम एंट्री लिए थे उस समय वो समझिए कि वो फिजिकल जिस समय सेटलमेंट होता था उस समय के टाइम्स के वो ट्रेडर रहे हैं, राइट। और तो उनका एक अपना माइंडसेट बन चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट। तो उनको, उनके ईगो को भी हमें हर्ट नहीं करना है और उनको नया चीज़ भी सिखा देना है। और ये मौका सच पूछिए तो हमें मनसुख से ही मिलना शुरू हुआ कि हम लोगों ने मनसुख में एक इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया ऑलमोस्ट 2006 में, MIF के नाम से, मनसुख इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और उस मनसुख इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग इतने सारे लोगों को ट्रेंड किए, इतने स्टूडेंट्स को ट्रेंड किए, पूरा मनसुख में आर्बिट्राज वगैरह सबको हम लोगों ने, जो इनफैक्ट जो हमारे अपने आर्बिट्रेजर थे और अपने ट्रेडर थे, उनको भी ट्रेंड करना हम लोगों ने शुरू किया। तो कुछ उनके भी व्यू लिए, उनसे भी इनपुट लिए, बिकॉज को भी एक्सपीरियंस थे, उनको डोमेन नॉलेज बहुत तरीके से था। फिर उसमें हम लोग अपना एकेडमिक इनपुट डाल करके बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बनाए, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए और बहुत सक्सेसफुल रहा। ये एक्सपीरियंस ही था, एक्सपेरिमेंट था, एक तरह से ये प्रयोग था और ये प्रयोग बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मेंटर वीरेंद्र मन सुखानी को कि जो हमें वो इतना फ्रीडम देते थे और हमें वो इतना मोटिवेट करते थे कुछ नया नया चीज़ करने के लिए, नए चीज़ से वो खुद इतने इंक्विजिटिव थे कि नए चीज़ को खुद, हाँ, आपसे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो हम लोग से साथ बैठ करके 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करते थे, नए चीज़ों को लाते थे, नए मॉडल हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ा। और फिर तो जैसे जैसे अब एक ट्रेडर दूसरे जगह गए, उन्होंने बताया, फिर ऐसे तो ये चलते रहा सिलसिला और अभी भी चल ही रहा है।
जैसे कि सर आप क्वांट और एल्गो ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एल्गो के बारे में जानना चाहते हैं, क्वांट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो यूज़र्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए उमेश जी, क्वांट और अल्गो हमारे इंडिया में तो अभी अभी आया है, लेकिन बाहर के देशों में ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं था, लेकिन ये पूरा देन हमारे मेंटर वीरेंद्र मनसुखानी का ही है, जिन्होंने हमें क्वांट से सबसे पहली बार, मेरे को याद है 2008 में हमें क्वांट और अल्गो से उन्होंने एक्सपोज किया, और वो हमें बोले कि अनूप आने वाला फ्यूचर इसी का है। हम कुछ भी क्योंकि पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग भी बेसिकली मार्केट को फोरकास्ट करने की कोशिश करते थे, मार्केट में बहुत तरीके का प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर पाते थे। फिर जब बहुत सारे बुक्स उन्होंने रिकमेंड किया हमें, उस बुक्स को पढ़े, और फिर धीरे ऐसा लग गया कि आने वाला समय क्वांट और अल्गो का ही होने जा रहा है। तो वहाँ से हम लोगों ने सिलसिला चालू किया। पहले बहुत सारे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किए, और सबसे मज़े की बात उमेश जी, मैं आपको बता दूं कि क्वांट में हम लोग छोटे छोटे पहले मैथमेटिक्स से प्रयोग शुरू किए, जैसे रेशियो का यूज करना शुरू किए हैं, परसेंटेज का यूज करना शुरू किए हैं, डिवीजन का यूज़ लिटरली हम कैसे कर सकते हैं। छोटे छोटे मैथमेटिक्स जो होते हैं, जो बेसिक्स लेवल पे हम लोग 8, 9, 10th 11th में मैथमेटिक्स पढ़े हैं, बेसिक्स जियोमेट्रिक का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, इन सब चीज़ों, इन सारे डायमेंशन पे हम लोग सोचना शुरू कर दिए। और जब इन सब चीज़ों पे सोचना शुरू किए, धीरे धीरे कुछ मॉडल, क्वांटिटेटिव मॉडल बनाए हम लोग, और जब उस मॉडल का सक्सेस रेट निकलना शुरू होता, वी वर अमेज्ड। और उसके दो फायदे हुए हम लोगों को। एक तो क्वांट में आने के कारण सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी काफ़ी बहुत अच्छा हो गया हम लोगों का, और जब रिस्क आप मैनेज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। तो ये इस तरीके से चला। और क्वांट और अल्गो बेसिकली, क्वांट आप ऐसे समझ लीजिए कि एक लाइन में अगर मेरे से आप बोलेगा कि क्वांट क्या है, तो क्वांट इज़ नथिंग रेदर क्वांटिफाइंग योर एनी, इट्स ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग योर एनी थॉट प्रोसेस, राइट। बिकॉज कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ सर्टेन, जैसे अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट में कुछ आप पैटर्न निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी पैटर्न को बस एक तरह से मैथमेटिकल में एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं, और उसको हम अपना कोड करा देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे कोडर्स बैठते हैं, उनके कोडर्स के साथ बैठ करके उसको कोड करा देते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे सारे ह्यूमन बायसेस को ख़त्म कर देता है, राइट। तो बहुत सारी गलतियां कर करके हम लोगों ने भी बहुत गलती की है ट्रेडिंग में, और ये ह्यूमन नेचर है, सबको करेगा। तो क्वांट और अल्गो जब से आया तब से सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि हमारा जो डिसीजन था वो हम पूरा मेहनत अपना उस मॉडल को बनाने में एक बार लगा देते हैं, उसको टेस्ट करने में लगा देते हैं, उसके बाद सारा काम कंप्यूटर करता है। तो हमारा जो बहुत सारा बायसेस होता है जिसके कारण लॉस होता है, वो बायसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये सबसे बड़ा फ़ायदा लगा क्वांट और अल्गो ट्रेडिंग का। बेसिकली आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम एल्गो के थ्रू ट्रेड करते हैं तो हमारे जो एक इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो ट्रेड्स होता है वो सर कहीं ना कहीं रोबोटिक हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोग हैं जैसे जो वीडियो देखते हैं, आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ, या फिर उनके लिए सर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बुक्स पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है? जैसे मैंने सुना है कि आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, तो क्या है ऐसा कि जो आपको इंस्पायर करता है इतना रीड करने के लिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज़ यह है कि जब हम 2004 में मनसुख सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड को ज्वाइन किए थे, तो उस समय बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर थे, एक्सपीरियंस सारे लोग थे, राइट। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि पढ़ करके किसी को आज तक कुछ समझ में आया है क्या? सब कर करके ही समझ में आता है। तो कभी कभी क्या था, बड़ा डिमोटिवेशन होता था हमें भी, और हमें भी लगता था कि मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो पीएचडी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन जब हम यही बात हम अपने मेंटर से करते थे, वहाँ के डायरेक्टर से करते थे, चेयरमैन से करते थे, तो वो एक बात बोलते थे, वो कहते थे, अनूप ये चीज़ ना आप उस डिस्कशन में पढ़ो ही मत, और इसका फ़ायदा आपको 5 साल के बाद दिखेगा। और वो हमें बहुत सारी बुक्स, वो हमें लिटरली खरीद करके इतनी मोटी मोटी पुस्तकें देते थे पढ़ने के लिए। तो हमें भी लगता था यार इतना क्यों पढ़ना, अब तो नौकरी मिल गई, नौकरी कर रहे हैं।
लेकिन जब हमारे मेंटर खुद इतने पढ़ते थे और इस तरीके से क्वेश्चन पूछते थे हमसे, तो हमें लगता था कि हम तो इनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि हम बहुत सारे डायमेंशन में सोच सकते हैं, राइट। बहुत सारा चीज़ जो हमारा जो चीज़ हम प्रैक्टिस करके 20 सालों में सीख पाए, शायद वो बुक्स कर करके उस डायमेंशन पे, उस लेवल पे हम 1 साल में सोचने के लायक बन गए एटलीस्ट। तो बुक पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज जो होता है, उस नॉलेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे गंवाना नहीं पड़ता है, राइट। वो फाउंडेशनल नॉलेज आपको खास करके इस मार्केट में, राइट, वो फाउंडेशनल नॉलेज आपको ऑलरेडी हो जाता है और उसके बाद फिर आप उसके प्रैक्टिस की सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव थॉट आपके अंदर एक जर्मिनेशन है, एक सीड है। बुक पढ़ना एक तरह समझिए सीड है। तो आप अपने अंदर सीड को, बीज को डाल रहे हैं, जो कि धीरे धीरे जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के वो फल बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में भी मैं आपको बता दूं, बड़े आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गाइड हैं, दोनों एकेडमिक गाइड भी और एक इंडस्ट्री गाइड भी, वो दोनों इतने वोरेसियस रीडर हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ उनके सामने। आज भी मैं बता दूं, जो सब मतलब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर एंड फंड मैनेजर, राइट, वो सब के सब वो इतने बुक्स पढ़ते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग तो, हमारा तो सोच ही नहीं उस लेवल का, और मैं उनको देख करके फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ने, तभी हमें पता चला ना कि भाई स्टैटिस्टिक्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो हम 10th में भी पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स 12th में भी पढ़े थे, ग्रेजुएशन बीकॉम कर रहे थे उस समय भी पढ़े, लेकिन पता ही नहीं था कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्या करेंगे। लेकिन जब उन लोगों के सानिध्य में आए और जब बाद में पढ़े और देखे कि यार ये तो पूरा यूज़ ही है स्टैटिस्टिक्स का, जब मॉडल बनाना शुरू किया हम लोग क्वांट में। जैसे कोई लड़का MSc है, आज के डेट में शायद आपको पता होगा कि इंजीनियर्स आर मोस्ट साउट आफ्टर इन दिस इंडस्ट्री। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लॉजिकल थिंकिंग उमेश जी। क्योंकि इंजीनियर्स के अंदर एक पावर है लॉजिकल थिंकिंग का। वो हर चीज़ों को क्वांटिटी नंबर क्रंचिंग जिसको कहते हैं। तो अगर आपके पास नंबर क्रंचिंग आपको आता है, नंबर क्रंचिंग में आपको मज़ा आता है, राइट, तो आप अपने बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नंबर क्रंचिंग के थ्रू। मेरा ऐसा मानना है, राइट। इसीलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल है आपसे, जैसे डेरिवेटिव में, फ्यूचर ऑप्शन में जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो फ्यूचर और ऑप्शंस में आना चाहते हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा ऑप्शंस में, कितना टाइम लगेगा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में? थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब देखिए, ये इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट बहुत सारे रिटेल ट्रेडरों से भी मैं इंटरेक्ट किया हूँ, राइट, क्योंकि तो बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए कि जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, पता नहीं वो बड़े इस फ्यूचर ऑप्शंस को बड़ा लाइटली लेते हैं, राइट। और वो कहते हैं कि जी क्या है फ्यूचर ऑप्शन का मतलब, अगर हमको तेजी खेल रहे हैं कॉल खरीद लो, मंदी खेलना है पुट खरीद लो, राइट, पुट बेच दो, मतलब वो 2 घंटे में कहते हैं जी। हम तो कुछ बहुत सारे लोग तो हमको ऐसे भी आके बोले कि सर देखो फलाना जगह तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव कोई 2 घंटे में सिखा दे रहा है, कोई क्लेम कर रहा है जी मैं 1 हफ्ते में सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बट पता नहीं, मेरे को उनके अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना, गॉड नोज़। बट सच पूछिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को तो लगता है मैं PhD करने के बावजूद भी, पोस्ट PhD स्टिल आई एम लर्निंग, राइट। और हर दिन जब मैं अपने मेंटर को देखता हूँ कि भाई जो इतने सक्सेसफुल हैं, मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, वो अभी इतने लर्निंग कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं, राइट। तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि एवरी डे यू नीड टू लर्न ए न्यू थिंग, राइट। स्ट्रेटेजी वही होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट हो जाता है। तो वो थिंकिंग आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में नहीं डेवलप कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके कारण मैंने देखा है बहुत सारे रिटेल ट्रेडरों को जो कि अपने पैसे, हार्ड अर्न मनी, वो मार्केट में से इस तरीके से गंवाते हैं, बड़ा दुख होता है उमेश जी हमें। सर, जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग करते हुए आपको काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी साल हो गया और काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ विच इज़ मोर बेनिफिशियल, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग? इसका कोई देखिए स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता कि ऑप्शन बाइंग अच्छा है या ऑप्शन सेलिंग अच्छा है।
बहुत बार देखिए हम भी ऑप्शन ऐसे देखिएगा, अगर थ्योरी पढ़िएगा, किताबों में पढ़िएगा तो स्टैटिस्टिकली ये लिखा हुआ है कि भाई 90% ट्रेडर्स जो होते हैं ऑप्शन सेल करके ही पैसे कमाते हैं। बिल्कुल। राइट। मैं भी ऑप्शन सेलर हूँ, लेकिन बहुत बार हम ऑप्शन बाय भी करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। जैसे अब हमारा बहुत सारा स्ट्रेटेजी होता है, जिस स्ट्रेटेजी में कुछ ऑप्शन खरीदा हुआ होता है, कुछ ऑप्शन बेचा हुआ होता है। राइट। तो अगर हम कंबाइंड अगर हम कंबाइंड कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजीज को, राइट, जैसे सिंगल लेग स्ट्रेटेजी, डबल लेग, ट्रिपल लेग, 4 लेग, 5, 6 लेग स्ट्रेटेजीज, राइट, तो उसमें कुछ ऑप्शन बाइंग होते हैं, कुछ से बेचे हुए भी रहते हैं, ठीक है ना, सोल्ड भी रहते हैं। तो ये कह देना कि भाई केवल ऑप्शन खरीद करके पैसा कमा सकते हैं या केवल ऑप्शन बेच करके पैसा कमा सकते हैं, मेरे को लगता है कि ये सामने वाले जो लर्नर हैं उनके लिए बड़ा बेईमान सा स्टेटमेंट होगा। लर्नर को साथ साथ उसके पीछे का पूरा मैथमेटिक्स और उसके पीछे का लॉजिक भी जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि किस कंडीशन में ऑप्शन बाय करना है, किस कंडीशन में ऑप्शन हमको सेल करना है, कब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, कब नुकसान होगा। क्योंकि देखिए 2 चीज़ है उमेश जी, तेज़ी मंदी खेलना एक अलग बात है और ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं या आप इंडेक्स खरीदते हैं, अगर आप अंडरलाइंग में तो आपको केवल तेज़ी और मंदी के बारे में सोचना है कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा ट्रेडिंग टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें मल्टी डायमेंशनल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। इसमें आपको टाइम पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें स्पॉट प्राइस का भी ध्यान रखना पड़ता है, वोलेटिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें ब्याज का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें स्पॉट प्राइस का भी ध्यान पड़ा। तो मल्टी डायरेक्शन मतलब बहुत सारे डायमेंशनल रिस्क इसमें इन्वॉल्व हैं। राइट। तो ऑप्शन इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ऑप्शन के मल्टी डायमेंशनल रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कुछ को हम बेच करके पैसा कमा सकते हैं, कुछ को खरीद करके भी पैसा कमा सकते हैं। सर जैसे मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं, चाहे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे इक्विटी कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर कर रहे हैं, चाहे हम करेंसी में भी काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी होता है मार्केट में, लॉस भी होता है। आप भी इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको भी कभी लॉस होते होंगे, तो लॉस को हम कैसे हैंडल करें? बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है आपने कि लॉस को हैंडल कैसे करें। एक्चुअली एक तो लोगों के माइंड में एक बैठ गया है कि शायद जैसे अगर बहुत सारे लोग जब हमको देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि अजय इसको तो लॉस ही नहीं होता होगा। बिल्कुल, है ना, पीएचडी बंदा है, ये है वो है। बट बिलीव मी, हमने भी बहुत लॉस देखे हैं। हाँ, लेकिन उस लॉस से ओवरकम करना ये एक स्किल है कि हम उस लॉस को कैसे ओवरकम करके फिर अपने उस लॉस में हम फंसे नहीं रहेंगे, हम उस लॉस से निकल करके हम दूसरे चीज़ों की तरफ जाएंगे, फिर उस लॉस को ओवरकम करने की तरफ सोचेंगे। राइट। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अगर जैसे देखिए गीता में आप पढ़े होंगे तो भगवान कृष्ण 2 ही चीज़ बात करते हैं, अटैचमेंट की और डिटैचमेंट की। राइट। कि जब तक आप चीज़ों से अटैच हैं तब तक तो आपको बहुत दिक्कत तकलीफ होती रहेगी, जिस समय डिटैचमेंट हो गए सारा तकलीफ खत्म। तो उसको ख़त्म करें और आगे बढ़ें। तो एक चीज़ तो ये मान लें, सबसे पहले कोई भी ट्रेडिंग फील्ड में आता है और वो अगर ये सोच करके आता है कि जी हमें लॉस नहीं होगा, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाहे हम कितने भी किताब पढ़ लें, चाहे हम कुछ भी, इवन की सबसे बड़ा सच्चाई देखिए, जिन्होंने ऑप्शंस मॉडल बनाया ब्लैक स्कॉल्स, शायद ये बात बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि एक टाइम पे बहुत बड़े सक्सेसफुल वो हेज फंड चलाते थे और पता है उनका नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज मिला उनको इस पे। राइट। और एक टाइम ऐसा आया जब वो लोग पूरे के पूरे दिवालिये हो गए, जिन्होंने सोचिए ब्लैक स्कॉल्स मॉडल को ढूंढा, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को ढूंढा। राइट। तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। मतलब वो समझिए कि लॉस हमारे साथ है, साथ साथ चलेगा, तो जहां भी रहेगा मेरा साया साथ होगा। अब हम उस साया के इम्पैक्ट से कितने कैसे अपने आप को बचाते हैं, ये भी उसी ऑप्शन में है। दोनों चीजें हैं, हमको अपने उस साया से अपने आप को बचाना भी है, और कभी साया भारी पड़ गया तो उससे भी निकाल करके फिर हमें उसके ऊपर आना है। दिस इज द सिंपल लॉजिक। राइट। और बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ हैं, टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उस लॉस, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि हमें लॉस नहीं होता है। लॉस बहुत होता है, और लेकिन लॉस को मैनेज करना हमें आता है। मगर मेरी एक शिकायत है सर आपसे ना, वो ये है कि आपने काफ़ी लोगों को पढ़ाया है और आपके कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो आज के टाइम पे एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, जो चैनल पे है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं पहले, वो इतना बड़ा नाम मार्केट में हो चुके हैं, लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। बट शिकायत मेरी आपसे है कि आप इतना फेमस क्यों नहीं है? आप इवन मैं चेक कर रहा था, आप ट्विटर पे भी नहीं है ना, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप सोशल मीडिया से बिल्कुल ही अलग हैं। मतलब आज आप हमारे साथ हैं, मगर अगर
देखिए आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक अलग है कि क्योंकि आप अब डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं, आप हेज फंड है, बड़े फंड को संभाल रहे हैं, बट आप सोशल मीडिया से अटैचमेंट आपका क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, ये शिकायत बहुत लोगों की है हमसे क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम फेसबुक पे भी एक्टिव नहीं रहते हो, लिंक्डइन पे भी एक्टिव नहीं रहते हो, ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं रहते हो, तुम अपना कोई यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सच पूछिए तो मैं इसके दो कारण हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो हमारा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ सही हूँ, और साथ में हमारे मेंटर का भी मानना है कि सोशल मीडिया पे जो है ना टाइम देना, इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल टाइम वेस्ट। हम लोग इसको नाम ही दिए हैं, नेशनल टाइम वेस्ट, ठीक है ना। ये हमारा मानना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हैं या कोई है तो गलत है या सही है। दूसरी बात उमेश जी की, देखिए स्वामी विवेकानंद जी को मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक कोटेशन लिखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, राइट। तो शायद हमारी मेहनत अभी उस लेवल की नहीं हुई है जो अपने आप शोर मचाए, और जिस दिन और हो जाएगी मेहनत उस लेवल की तो अपने आप शोर मच जाएगा, राइट। तो और हम जितने भी मैं जितने जिस लोगों को मैं फॉलो करता हूँ उनमें से मैंने किसी को भी नहीं देखा है कि सोशल मीडिया पे हैं, राइट। तो चूंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ तो भाई अपने आप में स्टॉलवर्ट हैं, और उसमें से एक भी किसी को मैंने नहीं देखा जो ट्विटर में हो या लिंक्डइन पे हो या कोई चैनल चला रहा हो या कुछ, मतलब ठीक है ना। तो मेरा भी यही, शायद मैं चूँकि उनको फॉलो कर रहा हूँ तो यही सोच हमें है जो हमें रोक करके रख दी है कि भाई हमें नहीं। मैं सोचता हूँ कि ट्विटर पे, लिंक्डइन पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जा करके अपना, मतलब इस चीज़ को भी आप हमसे बुरा मत मानिएगा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बहुत लोग यूट्यूब पे आते हैं, मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट है मेरा उन सब के लिए, बहुत बड़ा, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं वो, सबके साथ भी ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, राइट, कि देखिए शायद हम अभी सोशल मीडिया के लायक नहीं हैं, और जिस दिन हम हो जाएंगे ना फिर अपने आप वो सब आ जाएगा। तो हमारे ना तो मेंटर जो जिनके हम मेंटी हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनमें से कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। और जो मैं बड़े फंड, जब भी मैं किसी बड़े ट्रेडर से जानता हूँ, जब किसी भी बड़े, जैसे आपको मैं एक नाम बताता हूँ, संदीप त्यागी, आपने नाम सुना है? मैंने नहीं सुना है। NSE का लार्जेस्ट वॉल्यूम क्रिएटर संदीप त्यागी। अब सोचिए उतना बड़ा बंदा संदीप त्यागी, उनको हम कभी किसी सोशल मीडिया पे नहीं देखे हैं। हमारे खुद मेंटर वीरेंद्र मनसुखानी, उनको हमने कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखा, राइट। तो मैं तो अभी उन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा अपने आप को, और मेरा ये मानना है कि वो टाइम हम लोग थोड़ा कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने में लगा लें, कुछ मॉडल क्रिएट कर दें, कुछ स्ट्रेटेजीज बना दें, तो ये मानना है हमारा। अब सर एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है, जैसे कि आपने भी बताया कि आप PhD कर चुके हैं, इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट आपने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अभी भी सीख रहे हैं। बट ऐसा क्यों है कि जिसको मार्केट में आए हुए 6 महीने, 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो गए, वो अपने आप को एक्सपर्ट कह रहे हैं यूट्यूब पे? ऐसे काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिनको मार्केट में आए हुए 1-2 साल हो चुके हैं, उनके अगर फॉलोअर्स की बात करूँ, उनके सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके। और वो, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि 2-3 दिन में वो सर ऑप्शंस पढ़ा देते हैं, मतलब 2 घंटे का क्लास लेते हैं, मेरे ख्याल से 2 आवर्स की क्लास लेते हैं जिसमें वो टेक्निकल ऑप्शन सारी चीज़ें करा देते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए क्यों, उसका रीज़न क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर ये क्वेश्चन। काफ़ी लोगों के मेरे पर कॉल आए हैं, वो बताते हैं कि मैंने यहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी 2 घंटे में, 3 घंटे में, उन्होंने बोला कि हम आपको ऑप्शन सिखाएंगे, बट उन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ें हमें सिखा दी, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन राइट क्या होता है, और कुछ स्ट्रेटेजी बता दी। क्या ऑप्शन यहीं तक सीमित है या फिर ऑप्शन काफ़ी आगे तक फैला हुआ है? इसके बारे में सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उमेश जी, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद भी दिया है, इस सवाल में ही आपने दिया है। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस है ना, ये अपने आप में एक समंदर है, और मैं अब उनके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा जो 2 महीने में या 2 घंटे में सिखा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमें, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो हमें
फ्यूचर ऑप्शन पे पीएचडी करने में हमें लग गए कम से कम स्टैंडर्ड 4 साल का टाइम। उसके बाद अभी भी हर दिन सीखता हूँ, ठीक है ना। आज ये चीज़ आ जाता है, कल वो चीज़ आता है। अभी भी कंपनी ने एक 600 पेज की किताब दे रखी है पढ़ने के लिए, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। परेशान है हम लोग कि भाई उसको पढ़ना है, फिर जाके उस पर डिस्कशन करना है, राइट। ऑप्शन पे नहीं, वो किताब क्वांट पे है, बट राइट। तो देखिए ये है कि अब ये चीज़ जो रिसिपिएंट हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहते हैं, है ना। देखिए एक ही कॉलेज, एक ही स्कूल में पढ़ करके कुछ बच्चे आईआईटी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे आईएएस बन जाते हैं, राइट। और कुछ बच्चे जो हैं बहुत कुछ मतलब करते रहते हैं, बस आप समझ जाइए इसके आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है। अगर ये क्लेम, एक तो मतलब कोई किसी को मास्टर तो नहीं बना सकता, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। और ऑप्शंस का ये जस्ट एक लर्निंग ओ फॉर ऑप्शन वाली बात है। इसीलिए तो मैं बोला ना कि आज तक कोई भी, आप सिंपल सी बात बताइए, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जो भी अपने आप को मास्टरी, सपोज मैं ही आपको गलती से बोल दूँ कि मैं मास्टर, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना भाई। क्या मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके साथ शेयर कर सकूँ पिछले 5 साल का, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना, राइट। और मैं अगर मास्टर हूँ ऑप्शन का, ठीक है ना, अगर मैं पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है ना, तो फिर हमें ना कहीं सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत है और ना हमें कुछ, राइट। मैं आराम से, मैं जितने भी, तभी तो मैंने आपको बोला ना कि मैं स्टुअर्ट वॉल्टन वगैरह बाहर के बहुत सारे ट्रेडरों को मैं फॉलो करता हूँ। वो लोग ऐसे इतने, दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, आप सोच नहीं सकते हैं कैसे पैसे कमा रहे हैं। बट उसमें से किसी को भी मैंने नहीं देखा आज तक कहीं भी आकर के बोलते हुए कि जी मैं ऑप्शन का मास्टर बना दूंगा आपको। एवरीबडी से मेहनत 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 और मेहनत, एंड इट कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। सो मैं लोगों को यही सजेशन करता हूँ, डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, रेदर आई सजेस्ट देम गिव टाइम टू द मार्केट। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है मेरा कि बेसिकली ट्रेडर्स के लिए क्या स्किल सेट होनी, क्या एक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक ट्रेडर के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो ऑप्शंस में करना चाहे या फ्यूचर में करना चाहे। अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक्चुअल में? देखिए उमेश जी, मैं इसको बड़ा ही क्रिस्प और क्वांटिफाइड में मैं बोलूँगा। ये पूरा हमारे हिसाब से पूरा 5 पॉइंट एजेंडा है ये। अगर इफ somebody wants to be successful in trading and investment, not only trading, including investment, I am telling you, तो पूरा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट एजेंडा सेट कर रखा है। तो जितना मेहनत हम सबसे, उसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा है हमारा, वो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट जी, एजेंडा नंबर 1। एजेंडा नंबर 2 हमारा है मनी मैनेजमेंट। एजेंडा नंबर 3 जो है हमारा, वो है हमारा पोजीशन मैनेजमेंट। और तब जाके एजेंडा नंबर 4 है, वो है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्रिएशन, मतलब फोरकास्टिंग मॉडल्स बनाना। और जो 5th एजेंडा है वो है एक्सक्यूशन का, राइट। ये पूरा 5 पॉइंट, ये कंप्लीट पैकेज है। ये 5 मेक्स द कंप्लीट पंच टू हिट द ट्रेडिंग टारगेट, राइट। अगर अब इसमें से कोई भी अगर आपका एक छूटा, ठीक है ना, इसमें से हम लोग, स्पेशली हम लोग थोड़ा सा फोरकास्टिंग वाले पे कम काम करते हैं, बाकी 4 पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, राइट। हम लोग जो मतलब खासकर, और स्पेशली मैं ये सजेशन देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आज लोगों की, जो लोग भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव में काम करना चाहते हैं, ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, कृपया करके वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, राइट। आपकी स्ट्रेटेजी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू। अगर इफ आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर, आई विल नेवर एवर ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, राइट। हियर द स्किल ऑफ होल ऑप्शन ट्रेडिंग लाइज। अगर हमको मार्केट प्रेडिक्ट करके काम करना है ना, तो हम ऑप्शन में क्यों आएंगे, 5-5 रिस्क क्यों मैनेज करेंगे, एक सीधा अंडरलाइन खरीद लेंगे या बेच लेंगे। अगर हमको तेजी मंदी खेलना है तो हम सीधा रिलायंस खरीदें या जो भी खरीदें, ठीक है, निफ्टी खरीद लें या बेच दें, जो करना है करें। ऑप्शन में तो मल्टी डायमेंशनल रिस्क को हम मैनेज करते हैं ना। सर जैसे कि
सितंबर में पूरी तरीके से मार्जिन खत्म हो जाएंगे जैसे कि आपको पता है। तो अब जैसे लोग हैं जो भी जैसे ट्रेडर्स हैं जिनको 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स 50 टाइम्स तक उन्हें मार्जिन मिल जाता था, लिमिट मिल जाती थी, तो वो खुल के ट्रेड कर रहे थे। मतलब अगर उनके अकाउंट में 10,000 भी है तो उनको ब्रोकर अच्छी खासी लिमिट दे देता था, जिससे वो क्या करते थे अपनी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करते थे। अब ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी और सितंबर में जो मार्जिन रहेगा, जो लिमिट मिलेगी 4 to 5 टाइम्स रहेगी। तो उस वक्त पे ट्रेडर्स को क्या करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। और देखिए, अब यही डिफरेंस है हमारे लिए तो मार्जिन, बल्कि और हम कम हो गया। सच पूछिए तो प्रैक्टिकली मार्जिन कम हुआ है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो मार्जिन कम हो गया, राइट। जितना पैसे में हम पहले जो मार्जिन पोजीशन बना पाते थे, अब उसी पैसे में उसका डबल पोजीशन बना पा रहे हैं। ये दिस इज ए कंप्लीट मैटर ऑफ मनी एंड पोजीशन मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि एक्सचेंज ने मार्जिन मनी आपको डायरेक्शनल के लिए बढ़ाया है, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बढ़ाया है। आपको ये डिफ्रेंशिएट करने आना, राइट। तो पहले जो हेज्ड पोजीशन पे हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता था, अब समझिए कि उसका मात्र 25% में हमारा पोजीशन काम हो रहा है। तो जो 1 रुपये में हम पहले जो हम एक पोजीशन बना पाते थे, उसी 1 रुपये में हम 4 पोजीशन बना पा रहे हैं। बिल्कुल, राइट। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना ये, बिल्कुल, राइट। और खास करके मैं रिटेल ट्रेडरों को भी मेरे तरफ से ये सजेशन है कि शायद ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। ये मार्केट में मरते ही हैं लोग एक्सेसिव लिवरेजिंग के चक्कर में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्सेस, क्योंकि आप देखिए, आप ये सोचिए कि मार्केट में आप किस लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं? आपका इंटेंशन क्या है? आपके लिवरेजिंग से फ़ायदा किसको है? सबसे पहले आप ये सोचिए, आप ओवर लिवरेज्ड हैं, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? ब्रोकर को, ठीक है ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी रोजी रोटी है, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, ठीक है ना। बट राइट, अ वर्ड इज इनफ टू वाइज, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन सच पूछिए तो आप ये बात मान के चलिए, आज के दिन में पूरे, मतलब आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बेस्ट रेगुलेटेड मार्केट है वो हमारी मार्केट है। सबसे जो बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मार्केट दैट वी हैव, दैट इज इन इंडिया, राइट। और इन्वेस्टर फ्रेंडली। कल के डेट में कोई ब्रोकर अगर किसी इन्वेस्टर के साथ थोड़ा बहुत प्लस माइनस करता है तो बाय डिफॉल्ट जो सेबी का जो इंक्लाइनेशन होता है ना, वो अपने आप इन्वेस्टर की तरफ रहता है। ये मान के चलता है कि ब्रोकर ने ही गलती किया होगा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जो सेबी का जो नियम है जो आया है वो इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए है। बट काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, कहते हैं जी सेबी ने बहुत गलत करा है। ये आप अपने लिए सोचें, बट अगर आप ओवरऑल अगर इसको सोचेंगे, अगर आप इंडिविजुअली ना सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे कि अगर आने वाले टाइम पे अगर मैं बात करूंगा, अगर आप ऑप्शंस में आते हैं सितंबर में, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ठीक है आपका थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगेगा, बट उसमें क्या है कि आपको एक आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सर आपसे ऑप्शन की, तो ऑप्शन बेसिकली पूरी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट ही है। आपको बताऊं, जब सबसे पहले डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लाया गया था, इसीलिए देखिए लिटरेचर, आपने एक पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर किताब पढ़ना क्यों जरूरी है। किताब पढ़ना इसीलिए जरूरी है, राइट, कि देखिए बहुत सारे चीज़ों का हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए, बहुत यूजफुल है। बेसिकली फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो आया था तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसका वो था रिस्क प्राइस डिस्कवरी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था रिस्क मैनेजमेंट। These were the 2 primary objectives of the financial derivatives. For these 2 purposes, the derivative tools, futures, option, and blah blah, any other derivative like, right, forwards, warrants, swap, blah, whatever derivative tools are there, n number of derivative tools हैं, बहुत सारे derivative tools हैं। इसमें चूंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन की, चूंकि मैक्सिमम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ही जानते हैं, डेरिवेटिव का मतलब ही लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन समझते हैं, राइट, 90% लोग। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो और चूंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसीलिए लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन की बातों को समझते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लाया गया था 2 पर्पस के लिए, प्राइस डिस्कवरी और दूसरा कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे हम उसमें इनोवेट कर करके हम उसको स्पेकुलेशन के लिए भी यूज़ करने लगे, सट्टेबाजी के लिए यूज़ करने लगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन को, डायरेक्शनल भी प्ले करने लगे, राइट, बहुत तरीके का काम करने लगे हम उससे।
तो अब तो आपको विपन दिया गया एक अच्छे काम करने के लिए, लेकिन अब उस विपन को आप किस लिए यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर है। आदमी को मारने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल पर्पस यही था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर सच अ ब्यूटीफुल टूल इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। इसको अगर आपको पता है कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है, आप विश्वास कीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको इसको अपना भी प्यार इसको देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कई बार लोगों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं जी मैं मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। इवन कई कॉल आते हैं वो कहते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट मैं मार्केट में आना चाहता हूँ। तो उनको मैं कहता हूँ ठीक है, आप टेक्निकल से स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्निकल के बाद ऑप्शंस कर सकते हैं। टेक्निकल आपको बेसिकली डायरेक्शन बता देता है, और ऑप्शन क्या है, वो रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिसमें आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिसमें आप क्या है कि आप ट्रेड करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं उसमें। बट लोगों को क्या करना है, लोगों को करना है पैसा डबल, मतलब ओवरनाइट उनका पैसा डबल हो जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मार्केट में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए? बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है आपने। रिस्क फ्री, जिसमें मतलब रिस्क ना हो, अगर आप एक प्रॉपर देखिए, जो हम कहते हैं कि सर अगर हमारे लिए तो जिस साल 20% का रिटर्न रहता है ना सर, हम लोग नाचते रहते हैं, सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। और एनीथिंग इफ़ यू आर गेटिंग एनीवेयर मोर देन 12% ना, यू शुड बी मोर देन हैप्पी प्रैक्टिकली, राइट। अगर अब इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉक 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट उन जाते भी वो एक अलग बॉल गेम है, आपको उस बॉल गेम को समझना पड़ेगा, राइट। आप एक बार बताइए, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर कोई आकर के बोला क्या कि जी मैंने ये स्टॉक खरीदा था, वो आपको 8 गुना हो गया हमारा। वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, अलग साइकोलॉजी है। लेकिन जब एक रैशनल रिटर्न की जब हम बात करते हैं, तो जैसे देखिए रैशनल रिटर्न तो यही है। आज के डेट में आप मार्केट में जाइए, अगर आप गारंटी, मैं भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ उमेश जी, अगर कोई बंदा हमें ये कह कहता है कि जी मैं आपको इस पे 15% का रिटर्न गारंटी के साथ जनरेट करके दे दूंगा, और उसके पीछे हमें वो बैकअप दे दे कुछ अपनी गारंटी के, वो जितना पैसा फंड चाहेगा उतना फंड में दिलवा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं मार्केट में जो कहते हैं भाई कि डबल करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्रॉड होता है। अब वो फ्रॉड देखिए, तभी तो पॉन्जी स्कीम हमारे यहाँ इतने फल फूल रहे हैं। ये बात हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे, ठीक है ना। लोग कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें पैसा जल्दी चाहिए, अब उसी चीज का वो बेनिफिट उठाते हैं। अब कैसे बीच में बहुत सारे लोग, देखिए अब मैं आपको नाम नहीं लूँगा, कि बहुत सारे लोग, 1-2 लोग हैं जो अपना चैनल भी चलाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, डर से। तो अब मैं ये सब बातें अब क्या, लेकिन हाँ, टू वेरी फ्रैंक, रिटेल इन्वेस्टर्स को कहीं भी अगर उनको 12% तक का रिटर्न मिल रहा है, 12% नहीं, उनको बहुत खुश होना चाहिए। और देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इतना तो अब हमें भी समझ में आ गया है अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से, थोड़े बहुत पढ़ाई करके, अपने मेंटर से सीख करके, कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड एंड वन शुड नेवर रन आफ्टर इजी मनी। ये बड़ा कड़वा सच है। इजी मनी के पीछे जाइएगा, सब कुछ गंवाइएगा, 2 पैसा कम आ जाए, राइट। क्योंकि देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का बेसिकली 3 ही फिलॉसफी है उमेश जी, कैपिटल, सिक्योरिटी ऑफ योर कैपिटल, लिक्विडिटी एंड तीसरा रिटर्न। अब आप ये डिसाइड कीजिए, जो कहते हैं कि जी नहीं, तो इसमें आपको रेट करना पड़ेगा कि हमको पहला रेटिंग किसको देना है, सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल को, या पहला रेटिंग हमें रिटर्न को देना है, या पहला रेटिंग हमको लिक्विडिटी को देना है। तो और इसी 3 का हमें बैलेंस बनाना है। तो अगर आप पहला रेटिंग रिटर्न को दे रहे हैं कि जी हमें तो साल का 50% रिटर्न कमाना है, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट आदमी हैं, आप समझ नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आपके नहीं जी हमें तो, इसीलिए तो देखिए एक बात बताइए, इतने सारे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, आर्बिट्राज फंड चला रहे हैं, 12% के रिटर्न पे खुश हो जाते हैं, वो बेवकूफ़ हैं क्या? आप बताइए। तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे हेज फंड में हैं, एक बड़े फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो कितना फंड आप मैनेज कर रहे हैं? मैं थोड़ा क्षमा मांगना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए, बट हाँ ठीक है, आप लोग के आशीर्वाद से हमारी भी रोजी रोटी ठीक चल रही है, और बस ठीक है।
देखिए वो बात ठीक है। देखिए जब भी आप मार्केट में हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो जैसे आप टेक्निकल सीखते हैं, जैसे मैं खुद एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, 12 साल से काम कर रहा हूँ, खुद ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, डायरेक्शनल काम भी करता हूँ, ऑप्शंस में भी दोस्तों काम करता हूँ। बट हम भी यही कहते हैं कि जब भी आप मार्केट में आए तो डायरेक्शनल के साथ साथ आपके पास स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए। अब ऑप्शंस में आइए, क्योंकि सितंबर में क्या होगा, सितंबर की मैं बात करूँ, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि 6-7 महीने हैं, बट 6-7 महीने की दोस्तों प्लानिंग आपको आज से ही करनी पड़ेगी, आज के दिन से ही करनी पड़ेगी। ऑप्शंस में सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि सर ने बताया। और अगर मैं सर से जानना चाहूँ कि ऑप्शन को सीखने के लिए सर क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ेंगी, बेसिकली मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, और ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर हमारे फॉलोअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको ऑप्शन सीखना है, तो कहाँ से वो स्टार्ट करें? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल। आज के डेट में सबको कॉल क्या है, पुट क्या है, सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन उसी कॉल को कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, यस, हमें वो आना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। कॉल के बेचने के भी बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। कॉल को खरीदने के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में थोड़ा सा बता सकते फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं बता रहा हूँ, बड़ा लोग बात करते रहते हैं आजकल, डेल्टा न्यूट्रल डेल्टा न्यूट्रल डेल्टा न्यूट्रल, राइट। स्ट्रेटेजी एक, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बेसिक भी स्ट्रेटेजी, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेडल है, सब बेसिक एलिमेंट्री स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। या कवर्ड कॉल है, प्रोटेक्टिव पुट है, सब एलिमेंट्री स्ट्रेटेजीज हैं। अब जैसे कोई एक मेरे पास एक आए सीखने के लिए, ठीक है ना, तो मैं उनका नाम अभी नहीं बताऊंगा आपको, तो वो बोले कि सर मेरे को डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी सीखना है। तो हम बोले ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी सिखा देते हैं जी आपको। किसी के थ्रू आए थे, हमारे जान पहचान के बड़े हैं, तो हम कहे ठीक है। जब मैंने उनको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी सिखाया तो बोले कि यही डेल्टा न्यूट्रल है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये डेल्टा न्यूट्रल है। हम बोले हाँ यही डेल्टा न्यूट्रल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेडल, बहुत कॉमन सा स्ट्रेटेजी है, राइट। स्ट्रेडल बाइंग, स्ट्रेडल सेलिंग। अगर आप कोई भी एटीएम स्ट्रेडल कर रहे हैं, कॉल पुट दोनों खरीद रहे हैं, ठीक है ना, या बेच रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डेल्टा न्यूट्रल है, राइट। बिल्कुल। लेकिन हम इसको चाहें तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट करके आपको बहुत तरीके से इसको समझा सकते हैं। लेकिन इसमें अब देखिए ट्रिक क्या है कि भाई अब हमको, जब हम मान लो हम स्ट्रेडल बेच दिया, स्ट्रेडल खरीद दिए, अब हमको स्टैटिक नहीं रहना है कि भाई स्ट्रेडल बेच करके, हो सकता है आप करंट मंथ में स्ट्रेडल बेचें आपको पैसे आ जाए, अगले मंथ में बेचिए आ जाए पैसे, अगले मंथ में सारा चला जाएगा, राइट। तो कब उसी एक ही स्ट्रेटेजी को बेच करके कोई पैसा कमाता है, एक ही स्ट्रेटेजी को कोई खरीद करके पैसा कमाता है, दोनों बातें हैं, आप ऐसे समझिए। ये डिपेंड करता है कि आपका बाकी चीज़ों का मैनेजमेंट कैसा है। जैसे हमने बोला ना कि स्ट्रेटेजी इज वन थिंग, एक्सक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजी, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट इज अनदर थिंग एस्पेक्ट। तो आप उस स्ट्रेटेजी को एक्सक्यूट कैसे, जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, जैसे एक स्ट्रेटेजी से फॉर एग्जांपल आप भी जानते हो कन्वर्जन रिवर्सल है, पुट कॉल पैरिटी डिस्पैरिटी है, राइट। इट्स अ प्योर ऑप्शन आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर मैं यही स्ट्रेटेजी बोलूँगा, बताने के लिए मैं बोर्ड पे 2 मिनट में बता दूंगा कि ये स्ट्रेटेजी है, बच्चों को जाके कर लो, और उसमें प्रैक्टिकली जब आप थियोरेटिकली जब आप कहीं लॉस कैलकुलेट करेंगे तो कहीं से कोई आपको लॉस नहीं आएगा। लेकिन अब हमने उनको एक्सक्यूशन का तो तरीका बताया ही नहीं, हमने उनको ये बताया ही नहीं कि देखो मैनुअली तो तुम इसको एक्सक्यूट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये थ्योरी में देखने में तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी, लेकिन साथ में हम उनको एक्सक्यूशन लेवल का तो कोई नॉलेज ही नहीं दिए, उसके मनी मैनेजमेंट का तो कुछ नॉलेज ही नहीं दिया उनको, उसमें मार्जिन कितना लगेगा क्या, राइट। हाँ, इवन आपको मैं बता दूं, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं कि आजकल ऑप्शन ग्रीक्स के नाम पे भी लोगों को बड़ा गेम चल रहा है, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन ग्रीक्स को इस तरीके से मायावित करके दिखाया जा रहा है कि आपको मैं क्या बताऊं, राइट। बहुत लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाई ऑप्शन ग्रीक्स का यूज करके हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा आश्चर्य लगा हमें कि अरे ऐसे भी गेम होते हैं। तो बात यही है उमेश जी कि पढ़ना 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 और बहुत टाइम देना पड़ता है, और बिना रिगर के कुछ नहीं होता है, सच बात यही है। और सबको अगर ये मार्केट, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल मार्केट आई थिंक, बिकॉज दिस मार्केट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, दिस मार्केट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दिस गिव्स यू लॉट ऑफ, मतलब लॉट ऑफ नहीं लेकिन हाँ, दिस गिव्स यू फेयर इनफ मनी सो दैट यू कैन live a wonderful life, right? But this market asks from you that you should give your time to me,
यू शुड कम विथ योर ओन थॉट प्रोसेस, योर ओन मैथमेटिक्स, राइट। और चीज़ों को जितना मैथमेटिकली देखना शुरू करेंगे शायद काम उतना आसान होगा, राइट। हम भी कुछ ऑब्जेक्टिवली भी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स ये डिपेंड करता है कि मैथमेटिकल पार्ट कितना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट कितना है, राइट। सो इट्स अ बैलेंस, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि हमें आज इंदौर से 4 बार फ़ोन आ गया जी, हम तो आपको ये टिप्स दे रहे हैं, वो टिप्स दे रहे हैं कहीं से, मतलब आजकल तो हम हर दूसरा बंदा हमें एनालिस्ट नज़र आता है, सच पूछिए तो। मार्केट में जिसको 2 महीने भी होगा तो उसकी फेसबुक प्रोफाइल, अरे कई भाई तो हमें शर्म, हमारे घर में लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्या कर रखे हो इतना पढ़ लिख करके, तुम तो बहुत बेवकूफ़ आदमी हो। नहीं बिल्कुल। अब देखिए क्या है, मैं लोगों के जो क्वेश्चन रहता है, लोगों को डाउट रहता है, जैसे आप भी देख रहे हैं, मैं आपसे भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा। तो आपको जैसे आपको लगता होगा कि यार ऑप्शन मैं सीखूंगा बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं बोलना चाहूँगा ऑप्शंस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। बट एक चीज़ है, लोग जिस तरीके से ऑप्शन को बताते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ग्लैमराइजेशन वाला सोच रहे थे कि जैसे मतलब कितना बड़ा तोप खड़ा हुआ है। yes. ये ऐसा क्यों है? एक्चुअली चीज को पढ़ाने का इतना डिफरेंट वे क्यों लोग यूज करते हैं, ट्रेनर ऐसा क्यों यूज करते हैं? अब देखिए ये तो नहीं मेरे को पता कि ट्रेनर ऐसा क्यों यूज करते हैं, बट डेफिनेटली आजकल चीज़ों को ग्लैमराइज करने का बड़ा एक फैशन चल गया है, राइट। जो सिंपल सा चीज़ है ना, अगर किसी को बेचना है हमें कोई चीज़, तो मैं सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दूं, ग्लैमराइज कर दूं, और फिर उसको मैं एक ऐड करवाऊंगा, ठीक है ना। हम भी कभी कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपके पास आएंगे अपना ऐड कराने के लिए, राइट, क्योंकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, हमको ऐसा लग रहा है। तो क्या है, फॉर एग्जांपल आपको, मैं मैनेजमेंट कॉलेज में जाता हूँ, जब बच्चों को मैं ऑप्शंस वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, ठीक है ना, या ऑप्शंस के बारे में पढ़ाता हूँ, तो देखिए चूँकि वो मैनेजमेंट कॉलेज है, 20 स्कूल्स हैं, बहुत सारे फीस देकर बच्चे आए हुए होते हैं। अब मैं उनको सिंपल तरीका, देशी तरीके से ऑप्शन का वैल्यू निकालना सिखा दूंगा तो लगेगा कि यार ये तो बच्चों वाली बात है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब पे ऑफ बनाता हूँ एक्सेल में, उनको बताता हूँ द डिफरेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस वुड ऑलवेज बी इक्वल, राइट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पैरेलल लाइन विल नेवर चेंज, दैट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ द ऑप्शन, राइट। बट इसी को मैं सिंपल लाइन में बोल दूंगा कि देखो चूंकि तुम जितना प्रीमियम दे दिए, तुमने इंश्योरेंस खरीद लिया अपने एक्सीडेंट के अगेंस्ट, ये तुम्हारा मैक्सिमम लॉस हो गया, तो शायद मेरे को अगले बार से बुलाएंगे नहीं, राइट। तो ये शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारी बात हो रही थी किसी से WD गैन पे, ठीक है ना, तो वो हमें भाई साहब बोले कि मैं कहीं से वो 2.5 लाख रुपया दे करके WD गैन का कोर्स सीख रहा था किसी से, बड़ा ही फेमस, में उनको भी संजोग से मेरे को, वो भी हमारे जानने वाले ही निकल गए जिससे सीखते हैं वो, ठीक है ना। तो मैं लेकिन बताया नहीं उनको क्या ज़रूरत है भाई, ठीक है सबकी, लेकिन हम आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये WD गैन का जो वो पूरा मैथमेटिकल है चीज़, इसको इतनी आसानी से कैसे सिखाया जा सकता है। फिर बाद में बंदे से जब हमारी बात होने लगी तो वो बोला कि अरे सर ये इतना आसान, इतना आपने बताया ये तो, और मैं इसके लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, राइट। तो यही तरीका है कि भाई या 2 ही तरीका है, या तो आप खुद उस मेहनत को करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम क्या सिखा रहे हैं आपको, सच या गलत या जो भी कुछ भी, आप हमें काउंटर तभी कर पाइएगा ना जब आप भी उतना पढ़ रहे हो, बिल्कुल, राइट। तो इतना चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट चीज़ मेथोडोलॉजिकल है, ठीक है ना। जैसे देखिए अब एक सिंपल सा मैं पूछता हूँ लोगों से कि भाई अब वोलेटिलिटी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसी वोलेटिलिटी को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। कुछ लोग के लिए वोलेटिलिटी, अब मैं वोलेटिलिटी जब मैं बात करता हूँ तो मेरे लिए वोलेटिलिटी के बहुत सारे मायने हैं। मैं वोलेटिलिटी को हाई माइनस लो से भी निकालता हूँ, मैं वोलेटिलिटी को सिंपल सा फॉर्मूला निकाल देता हूँ भाई, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, और दूसरी तरीके से वोलेटिलिटी को एक स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू भी निकालता हूँ, फिर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालता हूँ, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे रिसिपिएंट हैं उनको क्या पसंद है, ठीक है ना। तो अगर आप मान लेते हैं कि अगर मैं मैनेजमेंट कॉलेज में जाऊंगा और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं करूंगा रिस्क को समझाने के लिए, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी ना, बिल्कुल, राइट। तो हमें ये समझाना है उनको। लेकिन अगर सामने वाले बंदे, हमको पता है ट्रेडर्स, देखिए आप ये क्वेश्चन पूछे थे शुरू में कि भाई इतने एक्सपीरियंस ट्रेडर को आप कैसे ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि हमें उनके मेंटल लेवल पे जाना होता है, हमें उस सिंप्लिसिटी, बहुत आपको शायद बड़ा आश्चर्य होगा उमेश जी कि जो एक्चुअल जो आर्बिट्रेजर और ट्रेडर थे 2004 से लेके 2012 के बीच की में से, अब उसमें से 90% आउट हो चुके हैं मार्केट से,
राइट। उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है, वो जो आउट हुए हैं ट्रेडर्स या आर्बिट्रेजर्स, उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज नहीं किया कि भाई हमें न्यू लर्निंग करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जिसमें से जो ट्रेडर अपने माइंडसेट को चेंज करके न्यू लर्निंग के ऊपर आ गए, उन्होंने नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। क्यों? वो सक्सेसफुल इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास डोमेन नॉलेज तो था ही और साथ में नए टूल्स भी सीख लिए, तो बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि लाइफ में जब आगे बढ़ना होता है तो कई चीज़ें होती हैं जिनको पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पुरानी नींव पे नई इमारत कभी नहीं बन सकती। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि सर के पास ज्ञान का भंडार है और प्रैक्टिकल ज्ञान का भंडार है। ये नहीं कि देखो, एक चीज़ होती है, एक आप सीखते हैं, एक टीचर से आप सीख रहे हैं, ठीक है, एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज और एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। सर को प्रैक्टिकल ज्ञान है, सर खुद भी ट्रेडर हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं और काफ़ी ट्रेडर्स को ट्रेंड कर चुके हैं। तो सर को जैसे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी काफ़ी अच्छा ज्ञान है, इसके बारे में, क्वांट के बारे में, एल्गो के बारे में, ऑप्शंस के तो सर मास्टर हैं, पीएचडी हैं सर। और जैसे कि हमने ये भी सुना है कि कुछ एक रैंकिंग भी है आपकी सर इंडिया में। हाँ, पीएचडी बहुत, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में बहुत कम ही लोग हैं पीएचडी, राइट। और मैं जब खास करके जब 2008 में हमें अवार्ड हुआ था पीएचडी, उस समय तो समझिए 7-8 ही लोग थे। अब तो धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला, राइट, बट अभी भी बहुत ही कम है इसमें, राइट। तो सर से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना ज्ञान लोगों को भी दीजिए। तो हम ये प्लान कर रहे हैं सर, और आपको भी बताना चाहते हैं कि हम कुछ क्लासेस वगैरह आगे चलाएंगे, जो 2-2 दिन के वर्कशॉप्स हम प्लान कर रहे हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, जयपुर में, अहमदाबाद में, और भी स्टेट्स में हम आएंगे और 2-2 दिन के हम वर्कशॉप करेंगे, जिसमें हम आपको ऑप्शंस के बारे में सिखाएंगे और भी हम आगे आपको जो भी करिकुलम होगा वो हम जल्दी आपके सामने शेयर करेंगे। कई वीडियो में मैं आपको बोलता था ना कि हम 2 दिन का वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं ऑप्शन का, तो सर हैं, सर ही आपको पढ़ाएंगे, सर ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताएंगे, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग जैसा होता है, स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे। तो सर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे 2 दिन के वर्कशॉप में? क्या 2 दिन के वर्कशॉप में जो एक फ्रेशर है, ट्रेडर है, क्या वो ऑप्शन किस लेवल पे उसे सीख सकता है? इसके बारे में सर आप बताइए। देखिए, मैं आपको कुछ देर पहले भी शायद बोला कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि 2 दिन में वो मास्टर बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर जो सिंसियरिटी दिखाएंगे उसमें से, क्योंकि मेरे को भी पता है, अगर मैं 200 लोगों को ट्रेंड किया हूँ, उसमें से एक लेवल पे बीसी पहुँचे हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स कि उनकी सिंसियरिटी कितनी है। हाँ, एक फाउंडेशनल नॉलेज हो जाएगा उनको, राइट, एंड दैट वुड बी ए कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशंस, राइट। उसमें जैसे आपको मैंने बोला ना कि अगर पोजीशन मैनेजमेंट का ऑप्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, एक सिंपल सा आपकी बात बताता हूँ। जैसे एक स्प्रेड, ठीक है ना, स्प्रेड अपने आप में एक बहुत बड़ा, स्प्रेड से अपने आप में बहुत सारे स्ट्रेटेजी बन जाते हैं, राइट। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम लोग हमसे पूछते हैं, मैं आपको कि सर ऑप्शन में कितने स्ट्रेटेजीज हैं, राइट। आपसे भी पूछे होंगे लोग बहुत सारे कि ऑप्शन में कितने स्ट्रेटेजीज हैं। मैं कहता हूँ इनफाइनाइट। बोलते हैं सर इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? हम बोले तो फिर बेसिक 4-5 बस, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। कॉल पुट, यही 2 स्ट्रेटेजी है, या तो 2 हो, कॉल पुट, बाकी इनफाइनाइट है। तो कहते हैं कैसे? हम बोले जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं, they all are the combination, permutation combination of call and put, right? Permutation combination of strike, different strike price, different call, different put, ratios, ये वो मिला के, और सबका अलग अलग नोमेनक्लेचर बन गया। जैसे अब आपका बेसिक स्ट्रेटेजी, जैसे आप मान लेते हैं कि आप सिंबल डायरेक्शनल भी करते हैं। अगर आप कवर्ड कॉल एक स्ट्रेटेजी है, राइट, कि भाई अंडरलाइंग खरीद करके हम ऊपर का कॉल बेचते रहते हैं, या प्रोटेक्टिव पुट है, राइट, या स्ट्रेडल है। तो इसी स्ट्रेडल के अलग अलग वेरिएंट हम बना सकते हैं, बिल्कुल, राइट। स्ट्रेडल पे भी इन द मनी भी स्ट्रेडल बन सकता है, एट द मनी भी स्ट्रेडल बन सकता है, ओटीएम स्ट्रेडल भी बन सकता है। स्ट्रेंगल बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है, इसका अलग अलग हम वेरिएंट बना सकते हैं। स्प्रेड है, स्प्रेड के अलग अलग वेरिएंट बना सकते हैं। रेशियोज हैं, रेशियो के अलग अलग वेरिएंट बना सकते हैं। जैसे हमने आपको बोला वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी देखने के 4 तरीके हैं, राइट। हो सकता है कोई ऐसा उसमें एक इंक्विजिटिव स्टूडेंट हो जो 5वां तरीका भी लेके आए, राइट। तो बस ये एक ट्रिगर पॉइंट वहाँ पे होगा जो एक उनको एक फाउंडेशनल नॉलेज बता देगा।
उसके बाद उसके ऊपर आगे ले जाना ये उनका काम होता है। बिल्कुल। उसमें से जो लोग उसमें लगे रहेंगे, और ये कभी मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ कोई ना आए कि जी आज तो हम 2 दिन का ऑप्शन का कोर्स कर लिए, परसों से तो मार्केट में हम पैसा छापने लगेंगे, राइट। ये एक्सपेक्टेशन अगर किसी का हो गया तो समझिए कि वो फिर बाद में हाँ बहुत तकलीफ होगी, हमें भी उन्हें भी, उन्हें तो होगी अल्टीमेटली, उन्हें भी होगी क्योंकि पैसे उनके लगे। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप किनको फॉलो करते हैं मार्केट में? देखिए, मैं जिनको फॉलो करता हूँ शायद उनको बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं संदीप त्यागी को फॉलो करता हूँ, वीरेंद्र मनसुखानी को फॉलो करता हूँ, अजय शाह को फॉलो करता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे एक हमारे और मेंटर हैं जिनका नाम लेना मैं भूल गया, शायद नीरज खुराना। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय एंड वेरी इंटेलिजेंट गाय। मैं उनको भी फॉलो करता हूँ क्योंकि एक्चुअली ये सारे जो डायमेंशंस थे, सच पूछिए तो हमें उन लोगों से बात कर करके ही पता चला। तो जो हमारे नीरज खुराना जी हैं, इनका तो मैं फ़ैन हूँ, खास करके जो डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटेजी जब ये इससे डिस्कशन होता है ना, तो इनका सोचने का तरीका एक डिफरेंट लेवल पे है, राइट। तो उसके बाद मैं कुछ जैसे बहुत सारे ब्लॉग्स पॉल विलमॉट वगैरह का मैं पढ़ता हूँ, जो क्वांट फिनांस के फादर कहे जाते हैं, तो इन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। तो जैसे कि सर से बात करी हमने और सर रेडी हैं, जो हम आगे क्लासेस का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि अभी देखो ऑप्शंस वैसे पता होना और पढ़ाना बहुत अलग है। क्योंकि देखो अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ऑप्शन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत वीडियो में ऑप्शंस के ऊपर बना देता हूँ, मैं खुद ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ाते, जब आप ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो कि आप खुद क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो उनसे मेरा एक ही रहता है, देखो सर हर बंदी की एक एक्सपर्टीज़ होती है। मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस मैं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बट ऑप्शंस मेरी आज भी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ऑप्शंस मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, जैसे सर ने बोला मैं खुद ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। मैं कई बार मैं अपने ट्रेड में फंस जाता हूँ ना, तो मेरा जो कॉल जाता है वो सर को जाता है कि सर मैं ये ट्रेड में फंस गया हूँ, या इस ट्रेड से मैं किस तरीके से बाहर निकल सकता हूँ। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे सर ने बताया डेल्टा न्यूट्रल, और जब भी हम पोजीशन बनाते हैं या ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो हम वहाँ पे ग्रीक्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे डेल्टा है, गामा देखते हैं, थीटा कितना है उसका, इसके साथ साथ उसकी आईवी कितनी चलती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। बट कई बार पोजीशन हमारे अगेंस्ट चलती है तो हम किस तरीके से उस पोजीशन को हेज कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और अगर आप कोई पोजीशन लेके जा रहे हैं अगले दिन के लिए, तो उसको किस तरीके से हैच करके जाए कि अगर मार्केट अगर वन साइडेड ओपन होता है, अगर हमारे अगेंस्ट में ओपन होता है, और तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो रिस्क होता है काफ़ी कम हो जाता है। तो सर से मैंने दरख्वास्त करी है और सर इसमें रेडी भी हो गए हैं 2-2 दिन के वर्कशॉप के लिए, और हम आगे प्लान करेंगे 25 आवर्स की जो क्लासेस होती हैं उसके लिए भी हम प्लान करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 डेज़ की वर्कशॉप के लिए, जैसे हम ऑप्शंस की करेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा कि ऑप्शन क्या होता है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, जिसमें सर पढ़ाएंगे ग्रीक्स के बारे में, उसके बारे में बताएंगे, ऑप्शन चेन के बारे में सर बताएंगे ऑप्शन चेन क्या होता है, इसके साथ साथ बेसिक ऑप्शंस होते हैं, उसकी स्टडीज़ होती हैं, उसके पे ऑफ्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर उसमें कवर करेंगे। तो जब भी हमारा प्लान रहेगा, हमारा पॉसिबिलिटी है कि हम फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में 2 डेज़ का वर्कशॉप दिल्ली में करेंगे, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। हम पूरी डिटेल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो थैंक्स करना चाहूँगा, सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल पे आए और अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। तो सर धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद उमेश जी कि आपने हमें इस चैनल पे बुलाया। ओके, तो आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।